अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल 2026 को पीएमएस एस्पिरेंट्स इंग्लिश ऐसे का पेपर दे रहे होंगे इंशाल्लाह। 24 अप्रैल 2026 को होने वाला इंग्लिश ऐसे का पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जो लोग कामयाब होंगे पीएमएस में, उनका इंग्लिश ऐसे पास होना जरूरी है, क्योंकि पीएमएस में 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 पेपर हैं। हर पेपर का पास होना जरूरी है। अब इंग्लिश ऐसे के अंदर पास होना आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो पेपर है जिसमें 97% लोग फेल हो जाते हैं। हार्डली 3% लोग पास होते हैं। यानी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और उस एग्जामिनेशन हॉल में 25 लोग कमरे, एक एग्जामिनेशन उस रूम में अगर 25 लोग बैठे हैं तो ये ऐन मुमकिन है कि उसमें कोई एक स्टूडेंट पास हो रहा होगा। बाकी 24 लोग जो है वो खाली लिख रहे होंगे लेकिन वो फेल होंगे। क्योंकि अगर एक बड़ा हॉल है और उसमें 100 लोग बैठे हैं तो बमुश्किल उसमें से 3 लोग पास हो रहे होंगे। मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी पीएमएस या सीएसएस का रिजल्ट आता है तो 2 से 3% लोग इंग्लिश ऐसे के पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं। एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसएस का जो रिजल्ट होता है, जो इवन के पीएमएस का रिजल्ट होता है, उसके मुताबिक 95 to 97% लोग जो हैं, यानी 100 में से 95 से 97 लोग जो हैं, वो इंग्लिश ऐसे के पेपर को फेल कर बैठते हैं। रीजंस क्या है, मैं उस पर बात करने से पहले आपको शवाहिद पेश करूंगा। मैं एविडेंस बेस्ड बात करना चाहूंगा ताकि कोई आप लोगों को ये मेरा कोई एग्जेजरेटेड क्लेम ना लगे। माजी करीब में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 115 सीट्स अनाउंस हुई इन सर्विस कोटा के लिए। यानी जो लोग प्रिजन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर बेस्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 16वें स्केल की 115 सीट्स का पीपीएससी ने ऐलान किया। बहुत से लोगों ने उस पर अप्लाई किया। पहले जीके का पेपर लिया गया जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट साबित हुआ। जीके के पेपर में 459, यानी कि आप 460 समझ लें, 460 लोग जीके का पेपर पास कर पाए। उन 460 या 459 जो लोग थे उनका इंग्लिश ऐसे का पेपर लिया गया, और इंग्लिश ऐसे के पेपर में 459 में से सिर्फ 4 लोग इंग्लिश ऐसे को पास कर पाए। वो जो 455 लोग थे वो इंग्लिश ऐसे के पेपर को पास नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ऐसे को पास करना, इट रिक्वायर्स जेन्युइन एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स सीरियस एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स सिंसियरेस्ट एफर्ट्स। इसके अलावा एक और जो मुशाहिदा है, जो ऑब्जर्वेशन है, एक और जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि तहसीलदार की सीट्स हुई अनाउंस हुई थी 2023 में। 14 सीट्स अनाउंस हुई थी जिसमें ओपन मेरिट पे 11 सीट्स थी। और उन 14 सीटों के ऊपर 33,286 लोगों ने अप्लाई किया था 2023 में। अगस्त 2023 में 14 सीटों की एडवर्टीजमेंट आई तहसीलदार की, जो कि 16 स्किल की जॉब होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो तहसीलदार की 14 सीटों के ऊपर 33,286 लोगों ने अप्लाई किया। पहले उसका जीके का पेपर लिया गया जिसमें 8,915 लोग पास हुए। फिर 30,000 में से बल्कि 33,286 में से सिर्फ 8,915 लोग पास हुए। वो जो 8,915 लोग थे उनका रेवेन्यू लॉज का पेपर लिया गया, और रेवेन्यू लॉज के पेपर में बमुश्किल 3,662 लोग पास हुए। यानी कि 33,286 का 1/3 ले लें तो वो 10,000 बनता है। तो तकरीबन 9,815 आप समझ लें, 10,000 लोगों ने जीके का पेपर पास किया। जीके के बाद रेवेन्यू लॉस का पेपर हुआ जो कि 1/3 बना। यानी 9,815 में से मुश्किल 3,662 लोगों ने पास किया रेवेन्यू लॉस का पेपर। 3,662 यानी 3,662 लोगों ने जब इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर दिया तो उसमें से हार्डली 61 लोग इंग्लिश ऐसे का पेपर पास कर पाए। हालांकि 14 सीटें थी। 14 14 को अगर 5 से जरब करें, क्योंकि पीपीएससी हमेशा एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स को मौका देता है इंटरव्यू का। तो अगर 14 सीटें थी तो 14 को 5 से जरब दे तो 70 बनता है। यानी 70 लोग अगर पास ज्यादा हुए होते तो पीपीएससी 70 लोगों को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करार देता, लेकिन 61 लोग एलिजिबल करार पाए हैं तहसीलदार की 14 सीटों के लिए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 61 लोगों ने ही इंग्लिश ऐसे का पेपर पास किया। अब हम बात करते हैं पीएमएस के हवाले से और सीएसएस के हवाले से, जो पास रिजल्ट्स हैं। चाहे सीएसएस का रिजल्ट देखें, चाहे आप पीएमएस का रिजल्ट देखें, तो सीएसएस का रिजल्ट हो या पीएमएस का रिजल्ट हो, 95 to 97% लोग इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं। इस फेलियर से बचने के लिए लोग जो मुख्तलिफ अकेडमीज जो होती हैं उनका रुख करते हैं, और अकेडमीज ने बोर्ड लगाए होते हैं कि अगर आप हमसे रब्ता करते हैं
अगर हमसे कोचिंग लेते हैं, अगर हमसे आप ऐसे को एवेल्युएट करवाते हैं, तो आपकी कामयाबी 100% श्योर है। आप उसमें लाखों लोग पाकिस्तान में और पंजाब में, पाकिस्तान के बाकी सूबों से भी उन अकेडमीज में का रुख करते हैं, कोचिंग लेते हैं लाखों रुपए लगा के, अपने घरों से दूर रह रहे होते हैं, अपने गांव से, वहाँ रहना खाना पीना और जो अकेडमी की हैफ्टी जो फी होती है वो पे करते हैं। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि 100 में से 2 से 3 लोग पास होते हैं, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। ऐसी सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, ऐसी कौन सा अलादीन का चिराग है जो आपके पास हो तो आप इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हो? मैं अगर रियलिस्टिक एक रिव्यू दूं तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदे की बुनियादी अंग्रेजी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो उसको नहीं चाहिए कि वो सीएसएस और पीएमएस के पेपर में बैठे। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपकी पंक्चुएशन, आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, अगर ये आपका ठीक नहीं है, तो और आप पीएमएस और सीएसएस के पेपर में बैठ रहे हैं, तो आप 12 बाकी जो 10 पेपर हैं, 11 पेपर हैं, वो पास करने की शायद पोजीशन में हूं, लेकिन इंग्लिश ऐसे को पास नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश ऐसे उन कैंडिडेट्स का पास होता है जिनका बुनियादी स्ट्रक्चर, जो सेंटेक्स जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो बेहतर होना जरूरी है। अब जिन लोगों का इंग्लिश का स्ट्रक्चर बेहतर होता है, जिनकी एक एवरेज लेवल की इंग्लिश वोकेबलरी होती है, अगर वो अपने ऐसे को किसी कोच, किसी मेंटोर, किसी उस्ताद, किसी गुरु, किसी कोच, किसी ट्रेनर से अपने ऐसे की तरबियत ले लें, ट्रेनिंग ले लें, तो राइटिंग चूंकि एक आर्ट है, एक स्किल है, जैसे हम सीविंग का काम सीखते हैं, जैसे पेंटिंग का काम सीखते हैं, जैसे मैसन का काम सीखते हैं, जैसे हम कुकिंग का काम सीखते हैं, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, इसी तरह इंग्लिश ऐसे को भी सीखा जा सकता है। इंग्लिश ऐसे अगर आप सीख रहे हैं, या अगर इंग्लिश ऐसे आप सीखते रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज जो आपको कामयाब बनाती है वो होती है कि अगर आपने तैयारी कर ली है, 8-10 थीम्स आपने तैयार कर ली हैं, जो मिनिमम 5 थीम्स भी आपने तैयार कर ली हैं, कि अगर सपोज डेमोक्रेसी पे ऐसे आता है, गवर्नेंस पे ऐसे आता है, क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आता है, जेंडर इक्वालिटी पे अगर ऐसे आता है, या सपोज इंटरनेशनल जो अरीना है, जैसे ईरान इसराइल अमेरिका जो वार है, इसके ऊपर ऐसे आता है, मिडल ईस्ट के ऊपर आप कह ले, या इसी तरह टेररिज्म के ऊपर ऐसे आता है, या एजुकेशन पे ऐसे आता है, अगर इस किस्म के थीम्स आपने तैयार किए हैं, 4 से 5 या 8 से 10 सपोज, तो उनके ऊपर 1 से 2 एट लीस्ट, और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 5 से 10 इंग्लिश ऐसे लिख के किसी बंदे को चेक करवाएं। जब आप पेपर चेक करवाते हैं इंग्लिश ऐसे का, तो उसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली जाती हैं। जो आपका पेपर चेकर होता है, जिससे आप अपनी इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करवा रहे होते हैं, वो आपका स्ट्रक्चर, वो आपकी पैराग्राफ राइटिंग, वो आपकी कोहेरेंस, ये पैराग्राफ आप उसमें करेक्टेड है कि नहीं है, वो आपका आउटलाइन, वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, वो आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट को चेक करके बताता है कि वेयर डू यू स्टैंड, आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप गलती करते हैं, कौन सी गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मुझसे जो स्टूडेंट्स ऐसे चेक करवा रहे होते हैं, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स में ये बात देखी है कि वो किसी पैराग्राफ के स्टार्ट में लिख देते हैं थर्डली, या किसी के पैराग्राफ के शुरू में लिखते हैं सेकेंडली। मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि उससे पिछले पैराग्राफ में फर्स्टली कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नजर नहीं आता। यानी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ के शुरू में हमने फर्स्टली नहीं लगाया, तो उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उस पैराग्राफ का आगाज सेकेंडली से शुरू कर सकते हैं। मेरे मुताबिक, माय हम्बल नॉलेज के मुताबिक, एज पर आई माई हम्बल एज पर एज माई हम्बल कॉग्निजेंस और नॉलेज इज कंसर्न, अगर किसी पैराग्राफ के शुरू में आपने फर्स्टली लगाया है, तो सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में आप सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, लास्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पैराग्राफ के शुरू में फर्स्टली नहीं लगाया, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकेंडली न लगाएं, आप मोर ओवर, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, वो लिखें। लेकिन आप ये ट्रांजिशन न दें सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, जब आपने फर्स्टली नहीं लिखा। तो ये एक छोटी सी चीजें हैं, मैं एक मिसाल दे रहा था आपको। तो इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट लाजमी करवाएं। आज 21 अप्रैल है, 24 को पेपर है आपका, अभी भी आपके पास 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, अभी भी आपके पास 2 दिन मजीद हैं, और आज की रात भी है। अगर आप इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप एक ऐसे भी एवेल्युएट करवाएं, तो अभी भी आप 2 से 3 ऐसे एवेल्युएट करवा सकते हैं। यानी अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं, तो मैं कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपका इंग्लिश ऐसे चेक करके बता सकता हूं कि अगर ये मिस्टेक्स आप ना करें, तो आप ऐसे को पास कर सकते हैं। या अगर मुझे लगा कि आप ऐसे पास नहीं कर सकते, तो मैं अपनी जेन्युइन आपको फीडबैक दूंगा कि आप इंग्लिश ऐसे
को कवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, अगर आपको नाज है, जोम है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, आपकी कोहेरेंस ठीक है, आपको आउटलाइन ड्रा करना आती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद आपको पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे देना है और कंक्लूड कैसे करना है इंग्लिश ऐसे को, और आपको ये भी पता है कि अगर कोई टॉपिक दिया जाए तो उसके अंदर लिखा क्या जाता है, यानी टॉपिक को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं और आपको पता है कि कोई टॉपिक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो आप अपने ऐसे को एवेलुएट करवा के चेक करें कि क्या आप पास होने की पोजीशन में हैं या नहीं है, ताकि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको रिमूव कर सके। अब सबसे एंड पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि 24 अप्रैल 2026 को होने वाले पीएमएस इंग्लिश ऐसे के पेपर में आपने किन मिस्टेक से बचना है, या आपके लिए डूज और डोंट्स कौन से हैं, क्या काम करने हैं आपने और क्या काम नहीं करने। सबसे पहली बात, कभी भी इंग्लिश ऐसे के पेपर में लेट ना जाए, हमेशा पहले बैठे, 15 से 20 मिनट पहले जब आप बैठे होंगे तो आप कंपोज फॉर्म में होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, और इंग्लिश ऐसे की जो आप आंसर शीट मिलेगी, अगर उसके ऊपर आप हाशिया लगाना चाहते हैं तो टाइम से हाशिया लगा के आप बैठे। बीइंग मुस्लिम, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की ज़ात के ऊपर दुरूद अक़दस पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अगर आपकी मुकम्मल तैयारी है फिर भी आपको चाहिए कि आप मदद उनसे मांगें जो अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती है। अब आप मदद उनके तवस्सुत से मांगे, आप मदद अल्लाह पाक से मांगे, ईजा का नाबुदु व ईजा का नस्तईन, लेकिन आप सल्लम की ज़ात पे, क्योंकि हदीस मुबारक है कि जब कोई शख्स, कोई मुसलमान मेरी ज़ात के ऊपर दरूद पाक भेजता है, तो जो दरूद में मलफूफ दुआ होती है, दरूद में मलफूफ का दुआ का मतलब ये है कि दरूद पाक पढ़ा, फिर आपने दुआ पढ़ी, उसके बाद फिर दरूद पाक पढ़ा, तो आप आपने दुआ को सैंडविच कर दिया दरूद पाक में, तो दरूद पाक आप सल्लम की ज़ात तक पहुंचता है। ये मेरा अकीदा है और मुसलमानों का अकीदा है। और दुरूद में लिपटी हुई जो दुआ होती है वो लाजमी कबूल होती है। तो आप ऐसे के पेपर में टाइम पे जब जब बैठे होंगे तो आप अपने आप को कंपोज रखें, विर्द वज़ाइफ करें, दुरूद पाक पढ़ें, आपको दुरूद आपको रिलैक्स करता है, ये एक किस्म का टॉनिक है, ये एक किस्म की थेरेपी है। और उसके बाद जब आपके सामने टॉपिक पेपर आए, तो उस पेपर में अगर पीएमएस का पेपर होता है तो 4 से 5 टॉपिक होते हैं, सीएसएस के पेपर में 10 टॉपिक होते हैं, तो जो 4 से 5 टॉपिक हैं उनको 3-4 मरतबा पढ़ें कि इन तीन चारों टॉपिक्स को समझें कि उनमें से कौन सा टॉपिक आपका पहले उसके ऊपर आपने ऐसे लिखा हुआ है, उस टॉपिक को चूज करें। दूसरी बात, अगर आपने किसी टॉपिक का इंतखाब कर लिया है तो उस टॉपिक को फिर 3-4 बार पढ़े, समझें कि इसमें मैंने लिखना क्या है, क्या इसके ऊपर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे या डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव ऐसे लिखेंगे। और फिर अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है तो एंड के पेजेस पे जाके आप उसकी रफ आउटलाइन बनाएं। और रफ आउटलाइन के ऊपर आप कैसे बनाएंगे, आप उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, वो टॉपिक वहां लिखें, और उस टॉपिक को देखते हुए जो कुछ माइंड में आ रहा है उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखते जाएं, चाहे 20 पॉइंट बने, चाहे जितने पॉइंट भी बने वो लिखते जाएं, उनमें से जो कॉमन पॉइंट है उनको इकट्ठा कर दें, और वो ऐसे अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें ताकि 3-4 पॉइंट जो है वो एक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हो। जब सब आउटलाइन जब आप रफ आउटलाइन बना लेंगे तो उस रफ आउटलाइन को में याद रखें कि पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग में कोशिश करें कि ओवरव्यू या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें, तीसरी हेडिंग में डायरेक्ट हिट करें उस टॉपिक को जिसमें अगर चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं, या कॉजेज या सोल्यूशन या व्हाट और रिकमेंडेशन मांगी गई हैं तो वो लिखें। और जो रिकमेंडेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज की जो आपकी हेडिंग है, जो आउटलाइन होगी, वो फ्रेज की शक्ल में, और उसके जो सब पॉइंट्स हैं कोशिश करें, मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रेटजी ये है कि वो सेंटेंसेस की शक्ल में हो सब आउटलाइन आपकी। और याद रखें कि आपका जो, जब आप रफ आउटलाइन बना रहे होते हैं तो इतने पॉइंट्स ना बनाएं कि आप क्लीन, जब उसको नीट एंड क्लीन बना रहे होंगे पहले पेज पे जाके आउटलाइन, तो आपकी आउटलाइन एक से ज्यादा पेजेस में नहीं जानी चाहिए। अगर एक पेज से वो बढ़ गई है तो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपने आउटलाइन को लेंथ ही नहीं करना, क्योंकि आपने पीएमएस के पेपर में सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2 घंटे में अगर आपने 40 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में जाके आपने अपनी आउटलाइन नीट करके लिखी है, तो बाकी आपके पास बमुश्किल 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट बचेंगे, और आखिरी 10 मिनट आपने बचा के रखने होते हैं अच्छा कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने के लिए, तो आपके पास बमुश्किल 1 घंटा बचता है। अब 1 घंटे के अंदर आइडली आपको 9 से 10 पैराग्राफ लाजमी लिखने चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स ये समझते हैं, एक मिथ है कि पीएमएस के पेपर में, इंग्लिश ऐसे का पेपर हो तो आपने बहुत कुछ लिखना होता है, आपने नंबर ऑफ पैराग्राफ, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने 8-10 पैराग्राफ लिखे हैं, और कुछ लोग कह रहे होते हैं पेपर से निकल के कि हमने तो 18 पैराग्राफ लिखे हैं। तो जितने ज्यादा पैराग्राफ आप लिखेंगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स के प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप 9 से 10 पैराग्राफ से ऊपर ना जाए।
पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का। दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपका ओवरव्यू आ गया या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या व्हाट्सएवर। तीन पैराग्राफ हो गए। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज लिखी है तो चार, और चार अगर आपने चैलेंजेस लिख दिए तो ये मिला जुला के 11 पैराग्राफ बनते हैं। 10 से 11 पैराग्राफ से ऊपर ना जाए, और 10 से 11 पैराग्राफ ही लिखे जा सकते हैं 1 घंटे के टाइम में। और मैं 1 घंटा इसलिए कह रहा हूं कि पीएमएस के पेपर में 2 घंटे होते हैं, और जो पहले 40 मिनट है वो आइडली तौर पे आपको आउटलाइन अगर अच्छी होगी तो तभी आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। आउटलाइन आपने लाजमी लिखनी है। अगर जब आप पेपर आपके सामने आएगा तो उसके ऊपर आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन में कि वो लिखता है कि आपने ब्रीफ आउटलाइन देनी है। तो आउट ब्रीफ का मतलब यही है कि 1 पेज या 1.5 पेज के ऊपर आउटलाइन लिखें। और अगर आपकी आउटलाइन कुछ और है, आपने एक्चुअल ऐसे में कुछ और लिखा हुआ है, तो आप फेल कर दिए जाते हैं। आउटलाइन में जो चीज लिखें वही आपके पैराग्राफ स्ट्रक्चर में हो। यानी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता रहता हूँ कि अगर आपने आउटलाइन लिखी है, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, वो तो मुख्तसर सी बात है, उस पर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। दूसरी हेडिंग ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया या इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे, वो भी एक सिर्फ फ्रेज है, उसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लिखेंगे कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल चल रहे हैं और उसका क्या रोल है। तीसरी हेडिंग में अगर आप लिखा है कि चैलेंजेस कॉज्ड बाय सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, अब ये आपकी फ्रेज है, इसके नीचे जो सब पॉइंट्स होंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, वो आप 4 से 5 दें, ज्यादा ना दें इससे। वो जो पॉइंट्स होंगे वो आपके सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे, मुख्तसर सेंटेंसेस हो। केस इन पॉइंट देने की जरूरत नहीं है पीएमएस के पेपर में, ताकि आपका टाइम बचे। 4 से 5 चैलेंजेस, 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज या सॉल्यूशंस, उसके बाद आखिरी हेडिंग जो है वो कंक्लूजन की। तो ये आपकी मैक्सिमम 10 से 11 पैराग्राफ बनेंगे, क्योंकि जो आपके सब पॉइंट्स होते हैं चैलेंजेस के, जो सब पॉइंट्स होते हैं अपॉर्चुनिटीज के या रिकमेंडेशन के या सॉल्यूशंस के, तो वो जो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे वही आपके पैराग्राफ जो होगा। एक्चुअली जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो जो आपके पैराग्राफ बनेंगे, हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होगा वो यही सब आउटलाइन से आप उठा उठा के वहां पे लिखेंगे। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी आउटलाइन भी वही है जो आपने पेपर में लिखा है। जब आपकी आउटलाइन और आप जो आपने एक्चुअल ऐसे लिखा है उसके जो पैराग्राफ होते हैं उनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन या अलाइनमेंट होती है, तो पेपर चेकर को जो इमेज आता है कि आपने इररिलेवेंट नहीं लिखा, जो आपकी आउटलाइन है वही रिफ्लेक्ट हो रही है आपके ऐसे में। तो जो आउटलाइन लिखें वही वहां लिखें। और एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, एक पैराग्राफ कंक्लूजन का। आउटलाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। तो आउटलाइन के अंदर कोशिश करें मिस्टेक ना हो, ओवर राइटिंग ना हो। अगर कोई चीज और नीट करते हुए आपने आउटलाइन में गलत लिख दी है तो उसके ऊपर हल्का सा क्रॉस लगाएं, उसके ऊपर जाके हल्का सा, और उससे आगे वो वर्ड लिख लें जो आप लिखना चाह रहे थे। और उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना करें उसको, मतलब है कि उसके ऊपर बार बार कलम ना फेरें ताकि वो मजीद प्रोमिनेंट ना हो जाए। बार बार गलती को सुधारते हुए हम गलती को मजीद प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो आप अगर कोई लिख रहे हैं इंग्लिश ऐसे के अंदर भी कोई गलत लफ्ज लिखा गया है तो उसके ऊपर हल्का सा क्रॉस डालें और वो लफ्ज आगे लिख ले। दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी, दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी। उस वर्ड को बार बार कलम फेर के ओवर राइटिंग करते हुए उस गलती को मजीद उभारे नहीं, उसको मजीद प्रोमिनेंट ना करें। आउटलाइन आपकी सबसे पहले देखी जाती है, जो आपके ऐसे का प्रीफेस होती है, पेश लफ्ज होती है, आपके ऐसे का फ्रेमवर्क होता है, आपके ऐसे का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। उसके ऊपर एग्जामिनर देख के उसको एक अंदाजा लगा लेता है 90% कि आपने इसको पास करना है या फेल करना है कैंडिडेट को। उसके बाद वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखता है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ जो होता है वो पूरे ऐसे का एक पैराग्राफ के अंदर खुलासा होता है। यानी उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं टॉपिक को जर्नल से स्पेसिफिक, उसी के अंदर आप अगर कोई ओवरव्यू है, उसी के अंदर आपको चैलेंजेस हैं मेजर मेजर, उसी के अंदर कुछ सॉल्यूशंस हैं वो लिखते हैं, और उसी के अंदर रिकमेंडेशंस, और उसी के अंदर थीसिस स्टेटमेंट, जो आप पूरे ऐसे का 1 सेंटेंस या 1.5 सेंटेंस में जो थीम होता है, सेंट्रल थीम होता है, वो आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बाकी पैराग्राफ जितने भी ऐसे के अंदर होंगे उनसे बड़ा होता है। यानी अगर आपके हर पैराग्राफ की एवरेज लेंथ, वो अगर आप 8 लाइनें हैं तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की लाइनें आपकी 12 होनी चाहिए। यानी 8 से ज्यादा होनी चाहिए, 10, 11, 12 होनी चाहिए। अगर आपके हर पैराग्राफ की अंदर 6 से 7 सेंटेंसेस हैं तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर कम से कम 10 सेंटेंसेस होने चाहिए। बाकी जितने भी सेंटेंस आपके पैराग्राफ होंगे ऐसे के अंदर, उनकी लेंथ कोशिश करें बराबर हो। ये ना हो कि कोई पैराग्राफ बहुत बड़ा हो और कोई पैराग्राफ छोटा हो। तमाम पैराग्राफ 7 से 8 सेंटेंसेस में सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर आपका हर पैराग्राफ 7 से 8 सेंटेंसेस का है तो कंक्लूजन का पैराग्राफ मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस का हो। यानी वो कंक्लूजन जो है वो बहुत ही इख्तिसार के साथ, प्रिसाइजली, कंसाइजली, और बहुत ही उसमें ब्रेविटी दिखानी चाहिए। वो पूरे ऐसे का को आपने कंक्लूड करना होता है, समंदर को या दरिया को कूजे में बंद करना होता है।
और एक सबसे अहम बात कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने 11 पैराग्राफ लिख दिए हैं तो वो ये मिलके एक ऐसे बनाता है। अगरचे ये बात टेक्निकली दुरुस्त है कि डिफरेंट पैराग्राफ का जो मजमुआ होता है वो ऐसे कहलाता है, लेकिन याद रखें वो आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो आइसोलेटेड पीसेस नहीं होने चाहिए। आपका अगर एक पैराग्राफ के शुरू में फर्स्टली है तो सेकंड, अगले पैराग्राफ के आखिर शुरू में सेकंडली, अगले पैराग्राफ के शुरू में थर्डली, अगले पैराग्राफ के शुरू में फोर्थली, अगले पैराग्राफ के शुरू में अगर लास्टली लिखा हुआ है तो ये सारे पैराग्राफ आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये एक पूरी सीरीज चल रही है। अगर कहीं पे आपने चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर एक पैराग्राफ आपने लिख दिया है वो है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के अब्यूज के बारे में, अगर अगला पैराग्राफ में कोई और बात करना चाह रहे हैं तो आप लिखें इन एडिशन टू, अगले पैराग्राफ में मोर ओवर, अगले पैराग्राफ के शुरू में लिखें फर्दर मोर। तो ये आपके पैराग्राफ आपस में उनके ट्रांजिशन वर्ड के जरिए आपस में पैराग्राफ क्या है, कनेक्टेड है। और याद रखें पैराग्राफ का तरीकाकार ये होता है कि पैराग्राफ को लिखने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, पील। पील कहते हैं छीलने को, PEEL, पील। पील के तरीके से पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसमें पॉइंट दिया जाता है। पॉइंट का मतलब है उसमें स्टांस, उसमें आर्गुमेंट। उस पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है वो पहले सेंटेंस में लिखें और वो छोटा सा सेंटेंस हो। हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है और वो छोटा सा होना चाहिए और वो पॉइंट होता है उसमें, उसी में आर्गुमेंट होता है, उसी में स्टांस होता है। तो पील, PEEL, पील, पी से मुराद है पॉइंट, पहला सेंटेंस। अगले 2 से 3 सेंटेंसेस में उसी जो टॉपिक सेंटेंस है, जो पॉइंट है, जो आपका स्टांस है उस पैराग्राफ में, जो उस पैराग्राफ के अंदर जो आपका आर्गुमेंट है जो टॉपिक सेंटेंस में, उसी को 2-3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें। उसके बाद अगले से 2 सेंटेंसेस में कोई एग्जाम्पल दें। पील, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस। वो एविडेंस क्या होगा, एग्जाम्पल की शक्ल में कोई इंडेक्स दें, कोई केस स्टडी दें, किसी ऑथर का हवाला दें, किसी किताब का हवाला दें, कोई कोटेशन दें। तो पॉइंट पहला सेंटेंस, अगले 2 सेंटेंसेस में आपके क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन, अगले सेंटेंस में क्या हो गया, एविडेंस। वो हो सकता है 2 सेंटेंसेस में हो। अगले सेंटेंस जो आखिरी सेंटेंस होता है उसमें क्या कर रहे होते हैं आप, लिंक कर रहे होते हैं। पील, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस और लिंक। लिंक का मतलब ये है कि आखिरी सेंटेंस हर पैराग्राफ का इस अंदाज में लिखें कि आप पहला जो सेंटेंस था उस पैराग्राफ का, जो पॉइंट था, जो स्टांस था, जो आर्गुमेंट था उस पैराग्राफ के अंदर, आप उसको लिंक कर रहे हो मेन ऐसे के साथ। यानी जो आप लिख रहे हैं चीजें, यानी आप कंक्लूड कर रहे हैं, उस हर पैराग्राफ को कंक्लूड करें। कैसे करेंगे, हेंस, देयरफॉर, इस तरह के वर्ड लिख के उस पैराग्राफ को कंक्लूड करें। हर पैराग्राफ बेसिकली एक छोटा ऐसे होता है। यानी अगर एक ऐसे के अंदर आपके 10 पैराग्राफ है तो इसका मतलब है कि एक ऐसे के अंदर 10 ऐसे हैं। अब हर जो पैराग्राफ है उसको अगर आप ऐसे समझे तो पहला सेंटेंस उसका उसका इंट्रोडक्शन होगा, टॉपिक सेंटेंस, और उस पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उसका कंक्लूजन होगा। लिहाजा हर पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन पहला सेंटेंस होता है, हर पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस जो है वो उसका कंक्लूजन होता है। हर पैराग्राफ को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाएं छोटे से सेंटेंस से, टॉपिक सेंटेंस से, और हर पैराग्राफ को प्रॉपर्ली कंक्लूड करें और फिर अगले पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशन वर्ड देके तमाम पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्टेड करें। और अगर आपने 4 पैराग्राफ कंक्लूजन चैलेंजेस के लिख दिए हैं तो आप ट्रांजिशन का एक सेंटेंस दें कि हैविंग डिस्कस्ड चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया, कॉमा, अपकमिंग पैराग्राफ्स वुड शेड लाइट ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ challenges faced by social media whatsoever। तो वो जो ट्रांजिशन सेंटेंस होगा वो बताएगा एग्जामिनर को पहले क्या लिखा जा चुका है और अगले पैराग्राफ में क्या लिखा जाएगा। इसी तरह जब आप कंक्लूजन भी सॉरी जब आप सॉल्यूशंस भी लिख देते हैं तो अगर आप रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं तो फिर भी आप लिख सकते हैं ट्रांजिशन सेंटेंस कि हैविंग डिस्कस्ड challenges and opportunities of social media in Pakistan, comma, upcoming paragraphs would shed light on the प्रैक्टिसेबल या प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन या सजेशंस। तो उससे पता चल जाता है ये ट्रांजिशन सेंटेंस से कि इससे पहले क्या लिखा जा चुका है, इससे आगे जो कैंडिडेट है वो क्या लिखने जा रहा है। और इसी तरह जब आपका आखिरी सेंटेंस, आखिरी जो पैराग्राफ होगा ऐसे का, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, उसकी एंडिंग हमेशा होप ओरिएंटेड करें। होप ओरिएंटेड का मतलब ये कि ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग करें। यानी कि आप लिखें कि इफ above suggested measures are implemented in true letter and spirit, comma, days are not far when Pakistan will make progress by leaps and bounds। यानी कि आप बताएं कि जो मैंने सजेशंस दी हैं, जो रिकमेंडेशंस दी हैं, या वहां पे मैंने का वर्ड ना लिखें, आए का वर्ड ना लिखें, वहां लिखें कि इफ strategies या if recommendations outlined in above paragraphs are implemented in true letter and spirit, comma,
पाकिस्तान कैन मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी वहां कोई आए या वी का वर्ड ना लिखे, बल्कि वहां लिखे कि जो ऊपर अब मैंने रिकमेंडेशन दी हैं अगर उन पे ट्रू लेटर स्पिरिट में अमल किया जाए तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूं। अब ये सेंटेंस क्या है, ये होप ओरिएंटेड है। तो हमेशा हर ऐसे को होप ओरिएंटेड एंडिंग पे उसको कंक्लूड करें। तो ये हो गई हमारी डूज और डोंट्स। अब डोंट्स के ऊपर खास तौर पे मैं दोबारा बात करना चाहूंगा। ये डूज हमने कर दी, डोंट्स में ये है कि एक बात मैंने ये की है, कहा है कि अगर आपको कोई सेंटेंस या कोई वर्ड गलत हो गया है तो उसके ऊपर बार बार कलम ना फेरें, उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना करें, उसको हल्का सा क्रॉस करें और उस पैराग्राफ को या उस वर्ड को आगे लिख दें। एक बात ये, इसका ख्याल रखना है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि जब आप एग्जामिनर आपको या इन्विजिलेटर आपको ये कहे कि आपके पास आखिरी 5 मिनट रह गए हैं और आपको लगता हो कि अभी तक आपने कंक्लूजन का पैराग्राफ नहीं लिखा, आप रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, तो उसी सेंटेंस को जहां पे भी आप बैठे कंक्लूड करते हुए कंक्लूजन के पैराग्राफ के ऊपर 5 मिनट लगाएं। क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपका आउटलाइन देखता है, फिर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखता है, उसके बाद रैंडमली 2 पैराग्राफ देख के आप एंड पे जाके वो आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ लाजमी पढ़ता है, तब जाके वो आपको नंबर देता है। तो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अक्सर कैंडिडेट बहुत अच्छा ऐसे लिख रहे होते हैं, लेकिन वो अगर उनसे पूछा जाए कि आपने, बल्कि वो खुद बता रहे होते हैं कि हम कंक्लूजन का पैराग्राफ नहीं लिख पाए। याद रखें, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे अगर आपने प्रॉपरली कंक्लूड नहीं किया तो आप उसमें फेल कर दिए जाएं, और एक एवरेज किस्म का ऐसे अगर आपने अच्छे अंदाज में कंक्लूड किया है तो वो आपको ऐसे पास करवाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2-3 चीजों का ख्याल रखेंगे कि ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ बहुत लंबा ना हो। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ के 12 सेंटेंसेस हो, अगले पैराग्राफ के 4 सेंटेंसेस हो, एक पैराग्राफ के 10 सेंटेंसेस हो, अगले पैराग्राफ के 5 सेंटेंसेस हो। पैराग्राफ की लेंथ कोशिश करें ऑन एवरेज 6 से 7 सेंटेंसेस हो। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के ऊपर फोकस करें, 8 से 10 मिनट लगाएं उसके ऊपर। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की एंडिंग लाइन जो होती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट, और आखिरी पैराग्राफ के ऊपर भी 8 से 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट लगाएं। कोशिश करें कि अगर आपको कोटेशन रेलेवेंट नजर नहीं आती, याद नहीं है, तो खुद से क्रिएट करके कोटेशन ना लिखें। ऐसे के अंदर कोशिश करें, अगर आपको रेलेवेंट कोटेशन नहीं आती तो कोटेशन शामिल ना करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर कैंडिडेट जो है वो खुद से डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी अगर उन्होंने वो लिख रहे होते हैं कि नेल्सन मंडेला ने ये बात की, और नेल्सन मंडेला ने वो अपनी जिंदगी में वो बात नहीं की होती, या अगर वो बात कर रहे होते हैं सपोज इस्लाम के ऊपर, और वो किसी ऐसे आथर का नाम लिखते हैं जो कि दुनिया में किसी माँ ने जना ही नहीं होता, यानी कि वो खुद से किसी आथर का नाम, किसी किताब का नाम लिख रहे होते हैं कि फलां आथर ने फलां किताब में ये लिखा। तो आप ऐसा ना करें। वेल रिनोन जो आथर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मलिया लोधी है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इरशाद हुसैन है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हसन अस्करी है, या इसी तरह कोई भी अगर आथर आपके माइंड में है, तो कोशिश करें इंग्लिश ऐसे के पेपर में रेलेवेंट लोगों के। अब अगर सपोज आप जोवल नोआ हरारी की किताब लिखते हैं और वो किताब जोवल नोआ हरारी ने लिखी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको किताब का नाम नहीं आता तो सिर्फ राइटर का नाम लिखें। अगर आपको राइटर का नाम आता है, किताब का नाम नहीं आता, तो किताब का नाम ना लिखें, राइटर का नाम लिखें। और अगर आपको राइटर का नाम भी नहीं आता, किताब का नाम भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कोई हवाला देना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि फिर ये जो आपकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है वो लिखें। क्योंकि डेली लाइफ की जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे हम कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी बेसिकली आपकी एग्जांपल होती है। ये भी ऐसे के अंदर बेसिकली आपका एक डाटा होता है। और अक्सर एक आखिर पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि अक्सर कैंडिडेट समझते हैं कि अगर हमारे पैराग्राफ के ऐसे के अंदर 10 पैराग्राफ हैं, तो हर पैराग्राफ के अंदर हमने कोई रिसर्च इंडेक्स, कोई केस स्टडी, कोई रिसर्च रिपोर्ट, कोई किताब, कोई आथर का हवाला देना है या कोई कोटेशन देनी है। ये भी गलत है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे जो है वो उसके अगर हर पैराग्राफ में अगर आप बहुत मुश्किल स्टैटिस्टिक्स या डाटा देंगे तो ये एक क्रैम्ड स्टांस नजर आएगा और ये एक रिपोर्ट बन जाएगी। रिपोर्ट में और ऐसे में फर्क होता है। ऐसे में आपके आर्गुमेंट्स नजर आने चाहिए, और जो रिपोर्ट होती है उसमें डाटा, फैक्ट्स, फिगर, ग्राफ, पाई चार्ट्स, और इसमें पूरे उसमें हिस्टोग्राम्स और उसमें पूरा डाटा होता है। आपका ऐसे स्टफ ही नहीं होना चाहिए, आपने उसको स्टफ नहीं करना। अगर एक पैराग्राफ में आपने किसी केस स्टडी का हवाला दिया है, अगले पैराग्राफ में आप ऑब्जर्वेशन लिखें अपनी डेली लाइफ में जो आपने ऑब्जर्व किया है, अगले पैराग्राफ के अंदर आप किसी किताब का हवाला दे दें, अगले पैराग्राफ में कोई कोटेशन याद आ रही है तो लिख लें, अगले पैराग्राफ में कोई चीज याद नहीं आ रही तो ना लिखें। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे ऐसे में अगर आपको एक कोटेशन लिख देते हैं, पूरे ऐसे में अगर कहीं पूरे किसी 2 पैराग्राफ के अंदर कोई आप डाटा लिख देते हैं, पूरे ऐसे के अंदर किसी एक पैराग्राफ के अंदर आप किसी किताब का हवाला देते हैं, पूरे ऐसे के अंदर किसी एक पैराग्राफ में अगर अगर आपने किसी आथर का हवाला दे दिया, तो ये सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि आप हर पैराग्राफ के अंदर 2-2 जगह पे, 3-3 जगह पे आप क्या करें, एविडेंस दे रहे हो, डाटा दे रहे हो, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो। नो।
मैंने अपने पीएमएस के ऐसे में और सीएसएस के ऐसे में और इसके अलावा तहसीलदार के ऐसे में जो ऐसे क्वालिफाई किए, उसमें क्या किया, अगर 11 पैराग्राफ थे तो मैंने किसी एक पैराग्राफ के अंदर कोई केस स्टडी दी, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई रिसर्च रिपोर्ट दी या कोई इंडेक्स दिया, कि अगले पैराग्राफ में कुछ नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दी, अगले पैराग्राफ के अंदर किसी किताब का हवाला दिया तो उस राइटर ने उस किताब में ये स्टांस दिए, उससे अगले पैराग्राफ के अंदर किसी मैंने कोई कोटेशन दे दी जो, या किसी हदीस का हवाला दे दिया अगर कोई रेलेवेंट है तो, या किसी वर्स का हवाला होली कुरान से, और इसी तरह किसी पैराग्राफ के अंदर मैंने डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दे दी, और इसी तरह किसी पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई रिसर्च इंडेक्स दे दिया। तो पूरे ऐसे जो 10 से 11 पैराग्राफ हैं उसमें 5 से 6, मैक्सिमम 5 से 6 पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स या डाटा या एविडेंस दिया। अदरवाइज हर पैराग्राफ में एविडेंस देना जरूरी नहीं है। हाँ, हर पैराग्राफ के अंदर आपका स्टांस, आपका आर्गुमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपका आर्गुमेंट जो है वो एडमिसिबल एविडेंस होना चाहिए। आपका जो एविडेंस है वो एडमिसिबल का मतलब ये है कि वो उसकी कोई हेल्थ हो, उसकी लीगल हेल्थ हो, उसका कोई वो उसको उसकी कोई अहमियत हो। ऐसी बात आप न करें कि आप चांद के ऊपर बस्तियां बसाएं, तो वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है इसके अंदर आपको डोंट्स और डूज का पता चला होगा कि पीएमएस ऐसे के अंदर आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। मैं आखिर पे दुआगो हूं उन लोगों के लिए जो पीएमएस के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, कि अल्लाह पाक आपको इंग्लिश ऐसे के अंदर कामयाब करे। अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कोचिंग या एवेल्यूशन करना चाहते हैं, तो कोचिंग और एवेल्यूशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इब्न खान के होम पेज पे जाएं। वहां पे आपको वीडियोस, शार्ट्स, प्लेलिस्ट और पोस्ट नजर आएंगी। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पोस्टर या फ्लायर नजर आएंगे जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मुझसे रब्ता करके इंग्लिश ऐसी की कोचिंग और एवोल्यूशन के लिए रब्ता कर सकते हैं, जैसा कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, जैसा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, जैसा कि तहसीलदार, जैसा कि नायब तहसीलदार, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर, जैसा कि पीएमएस, और जिस तरह सीएसएस के जो लोग इंग्लिश ऐसी की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे एतमाद के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं और अपनी फी पे करके अपने ऐसे को अवेल्युएट करवाते हैं या ऐसे की कोचिंग करते हैं, तो आई अश्योर यू कि आप लोग मायूस नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है पीएमएस या सीएसएस इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए, कि सीएसएस या पीएमएस के इंग्लिश ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कैसे लिखना चाहिए, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पीएमएस और सीएसएस के इंग्लिश ऐसे में अपीयर होने जा रहे हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इंग्लिश ऐसे के हवाले से और जो कंपेटिव एग्जाम्स में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह नगेबान, अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। अल्लाह हाफिज।